नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आपका सेकुलर एजुकेशन 563 पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सरकार के बारे में, जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी में, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। लेसन 3 के बारे में आज हम लोग सरकार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि सरकारें कैसे काम करती हैं, सरकार क्या होती है, सरकार कितने स्तर की होती है, सरकार के काम क्या हैं और सरकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और सॉरी, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि सरकार, थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया पेपर की कटिंग्स दी गई है। सरकार ने कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, ठीक है, दिया गया है। और प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार ये सरकार, ठीक है। कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया मतलब सरकार की तरफ से जो है जो काम होते हैं उसके बारे में न्यूज़पेपर में दिया गया है। क्या सरकार बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार क्या सरकार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कर लीजिएगा। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने की, यहाँ पे दिया गया कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे कि सड़कें बनाना, ठीक है, और बड़े भवन बनाना, ठीक है, और बिजली सप्लाई करना, बिजली के बारे में सरकार जो बड़े बड़े फैसले होते हैं बिजली आदि के बारे में, बिजली आपूर्ति कैसे बनाई जाए, बड़े बड़े जो पावर प्लांट होते हैं वो लगवाना, और साफ सफाई वाले काम जो होते हैं सरकार करवाती है। हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह देखती है, नियम कानून बनाती है, ठीक है। सरकार के बहुत सारे काम हैं, ठीक है, जो कि एक प्राइवेट संस्था के द्वारा करना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग सरकारों को ज़्यादा उचित समझते हैं। सरकारें कई कार्यक्रम चलाती हैं, इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण भी काम करती है, जैसे कि डाक सुविधा जो है, डाक का काम सरकार ही करती है। रेल हो गया, रेल चलवाने का काम करती है, ठीक है। सरकार हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है और भी पड़ोसियों से, विदेशी मतलब जो पड़ोसी हैं हमारे, जो पड़ोसी देश हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, ठीक है। और सरकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। यदि कोई प्राकृतिक विपदा आती है या कोई सुनामी, भूकंप, कोई महामारी आती है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है? पीड़ित लोगों की सहायता करती है, ठीक है। और तो सर देखिए, जैसे कोई आम आदमी या कोई नागरिक को कोई भी समस्या होती है तो सरकार के पास ही जाता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आम आदमी को न्याय चाहिए तो वो न्यायपालिका में जाएगा, जो कि न्यायपालिका सरकार का ही एक अंग है, ठीक है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा है कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर सकती है और सरकार के लिए इन कामों के करना जरूरी क्यों है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे अब सामूहिकता में इतने ढेर सारे लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपस में आएगी, कुछ कलह भी होंगे, कुछ शिकवे शिकायत झगड़े भी होंगे। तो उनको समझाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए क्या है कि सरकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब उदाहरण के संसाधनों के नियंत्रण, जैसे जो रिसोर्स हैं उस पर कंट्रोल सरकार ही करती है। और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। संसाधन, जैसे देश में जो संसाधन हैं, ठीक है, जो रिसोर्स हैं, अब बिजली है, पानी है, खनिज हैं, ठीक है। तो संसाधन को कहाँ लगाना है, किस मात्रा में कैसे यूज़ करना है, उसकी गाइडलाइन क्या होगी, वो सरकार ही कर सकती है, आम आदमी नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यायालय है, भारत पेट्रोलियम है, ठीक है, इंडियन रेलवे है। ये सब का नियंत्रण कौन करता है? सरकार करती है। अब साथियों यहाँ पे देखते हैं सरकार के स्तर कितने हैं, ठीक है। सरकार अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी, ठीक है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है,
ठीक है। जैसे कि केंद्र लेवल पे, यूनियन लेवल पे या संघ स्तर पे बोल सकते हैं, केंद्र सरकार होती है, ठीक है। राज्य स्तर पे राज्य सरकार होती है, और स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार होती है, जैसे कि पंचायतें होती हैं, ग्रामीण लेवल पे या पंचायत स्तर पे पंचायत अपना सरकार होती है, ग्रामीण सरकार, ग्राम पंचायतों की सरकार अलग होती है, जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं, ठीक है। सरकार अलग स्तर पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मानचित्र को देखिए, हरियाणा और असम, देखिए ये हो गया आपका हरियाणा और ये हो गया आपका असम, ठीक है, असम, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। जैसे जो हमारी राष्ट्रीय सरकार होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, वो 28 राज्यों, जो 28 राज्य हमारे हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। वो पूरे भारत पे कंट्रोल करती है, और जो सीमा से विदेशी संबंध है वो सारा जो है केंद्र की ही सरकार करती है। विदेशों से संबंध रखना या फिर देश के लिए, पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाना, वो केंद्र सरकार ही काम करती है, ठीक है। राज्यों के आपस में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको भी सॉल्व कराने के लिए जो है केंद्र सरकार का ही जो एक अंग है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है। तो हर सरकार का अपना अलग अलग कार्य है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पे राष्ट्रीय सरकार ही फैसले लेती है, ठीक है। राज्य स्तर पे जो फैसले होते हैं राज्य सरकार लेती है, ठीक है। और लोकल सरकार जो होती है वो लोकल स्तर के फैसले लेती है, ठीक है। आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। आगे कक्षाओं में राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं भारत प्रशासनिक प्रभाग 2011, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। लेकिन अभी 28 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक था, तो अब 2 हो गया, लद्दाख और कश्मीर, ठीक है। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं, ठीक है। जी हाँ, ज़रूर, सरकार कानून बनाती है, सभी लोग को मान्य होते हैं। वो अलग बात है कि कोई अब एक खास विशेष समुदाय जो है कि ना मानता हो तो बात अलग है, लेकिन मानने सबको पड़ते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसी ही ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, ठीक है। सरकार कानून बनाती है और सरकार जो है उसको फोर्सफुली लागू भी करवाना उसी का काम है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है, ठीक है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है, ठीक है। ये तो मित्रों सच्चाई है कि कानून बना है मानने के लिए, कानून बनता है मानने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कानून को धता बता देते हैं। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग देखें कि कानून क्या सबके लिए बराबर है, क्या कानून सबके लिए वैसे ही काम करता है, या फिर अमीरों के लिए अलग नज़रिया है, गरीबों के लिए अलग नज़रिया है, ठीक है। मेरा तो यही, या सरकार का यही मोटो होना चाहिए कि कानून बने तो सब पे लागू होना चाहिए, ठीक है। देश की एकता और अखंडता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कानून बनते हैं वो सब पे बराबर अप्लाई होने चाहिए। लेकिन देखने को तो कुछ अलग ही मिलता है कि जिसके पास धन है, बल है, पैसे हैं, ठीक है, उसके लिए हर चीज़ें अलग हो जाती हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है। न्यायालय तो जा सकता है, लेकिन न्यायालय में इतना टाइम लगता है, इतना पैसा लगता है कि न्यायालय जाना और न जाना एक बराबर है, ठीक है। सच्चाई सबको पता है कि जो गरीब होते हैं या जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज है, उसके साथ अन्याय और अत्याचार होता है, लेकिन वो समाज न्यायालय बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम न्यायालय जाएंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बहुत देर से मिलेगा, जो न्याय अन्याय के बराबर ही होगा, ठीक है।
नौकरी नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार, ठीक है, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है। ठीक है, सही बात है। जैसे लोग वैसे सरकार और वैसे एक्शन। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। ये बात तो सही है, लोग ही शक्ति देते हैं। जैसे लोग होंगे वैसी सरकार होगी। अंधे लोग होंगे तो अंधी सरकार होगी, अच्छे लोग होंगे तो अच्छी सरकार होगी। इसलिए साथियों, ज़रूरत है कि देश को एक स्किल्ड नागरिक तैयार करना, एक अच्छा पढ़ा लिखा नागरिक तैयार करना। अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग नागरिक नहीं बनेंगे, अगर अच्छे नागरिक हमारे देश के नागरिक अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे और जागरूक नहीं होंगे और स्किल्ड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में जो चीज़ होगा उसी तरह के मुद्दों पे वो सरकार को चुनेंगे। ठीक है, अंधे लोग अंधी सरकार चुनेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। लेकिन होता कुछ और है। लोग किसी और मुद्दे पे सरकार बनाते हैं लेकिन आने के बाद अपने कुछ और करने लगते हैं। ठीक है, जनता को क्या है, जनता को थोड़ी ना बताते हैं कि हम किस मुद्दे पे आ रहे हैं, और आने के बाद कुछ उल्टा पुल्टा काम करने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। ठीक है, राजतंत्रीय सरकार में राजा जो है सरकार का मुखिया होता है। इसे राजा या रानी के पास, जिसमें कि राजा होता है, ठीक है, और जिसमें नागरिक नहीं होते हैं, प्रजा होती है। ठीक है, सारे फैसले राजा करता है। ठीक है, राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय लेने के लिए आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। राजतंत्र में मतलब क्या होता है कि राजा शासन का मुखिया होता है, वो चाहे जो फैसले ले उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। वो अंतिम रूप से उसी के निर्णय माने जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, आपके उसके निर्णय मानने पड़ते हैं। ठीक है, और राजतंत्र में कोई नागरिक नहीं होता है, प्रजा होती है। ठीक है, राजा का लड़का ही राजा बनता है। लोकतंत्र में गरीब का लड़का भी राजा मुख्य पदों पे पहुंच सकता है या प्रमुख बन सकता है। ठीक है, राजतंत्र देश अब जो है उचित नहीं है। पहले राजा लोग शासन करते थे, ठीक है, और अपनी हर एक बात को थोपते थे आम पब्लिक पे, जो कि सही नहीं था। लोकतंत्र मतलब क्या है साथियों? लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता का शासन। ठीक है, जो अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ने दिया था। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण होती है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे? हम तो भैया ऐसा, देखिए बच्चों, हम तो यही आप लोगों को सलाह देंगे कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जो कि सबके लिए एक एक बराबर हो, सबके लिए एक समान हो। ठीक है, और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उसका कीजिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। गलत है। राजतंत्र में राजा होता है, न कि नेता। वहाँ पे कोई आज़ादी नहीं होती है। राजतंत्र में राजा फिक्स होता है, राजा का लड़का ही राजा बनता है। ठीक है, और लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। गलत है। लोकतंत्र में एक राजा के पास, लोकतंत्र में पहली बार तो राजा होता ही नहीं है। ठीक है, और जो राजा होता है लोकतंत्र में, जिसको कह सकते हैं, वो जनता के द्वारा नियंत्रित होता है। हर फैसले संपूर्ण ताकत उसके पास नहीं होती है, संपूर्ण ताकत जनता के पास होती है। तो ये भी गलत है। राजतंत्र में राजा रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। गलत है। राजतंत्र में जो राजा बोल दिया उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, जो प्रश्न उठाएगा उसको राजा उठवा देगा। ठीक है, तो राजतंत्र में राजा का निर्णय अंतिम होता है, कोई उस पर सवाल जवाब नहीं कर सकता है। लोकतांत्रिक सरकार साथियों है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? भारत एक लोकतंत्र है।
क्या है आप सोचिए। भारत क्या एक लोकतंत्र है? लोकतंत्र के भी बहुत से मायने होते हैं, जैसे कि उसमें फेयर चुनाव होना चाहिए, ठीक है, सबको समानता का अवसर मिलना चाहिए, सभी जो भी पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं सबको एक बराबर जीतने का, चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। क्या ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है? लेकिन सांकेतिक रूप से लोकतंत्र तो भारत में है ही। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, लड़ी तो थी, लेकिन क्या जिस मकसद के लिए हमने ये व्यवस्था पाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या वो सफल हो रहा है? बहुत सोचने वाली बात है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र पाने के लिए संघर्ष किए हैं, ऊपर बताया जा चुका है लेकिन मित्रों, लोकतंत्र अभी खतरे में है। लोकतंत्र को तो हमने, जो सिस्टम लोकतंत्र वाला है वो तो हम लोगों ने पा लिया है, लेकिन इस लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्रयास कर रही हैं, जिसे कि एक जागरूक होके ही उसको रोका जा सकता है, ठीक है। जो भी लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन हैं, अगर उनसे देश को बचाना है तो शिक्षित नागरिक तैयार करने ही होंगे। देश को शिक्षित होना ही पड़ेगा, तभी जाके बच पाएगा, अन्यथा लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाएगा। लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। शक्ति तो होती है अपने नेता को चुनने के लिए लेकिन चुनाव ही ना कराया जाए तब। ऐसे बहुत से अभी जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है, ठीक है, सूरत लोकसभा में, हमारे देश में 2024 का चुनाव चल रहा है। सूरत लोकसभा में चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ निर्विरोध चुने जाएंगे। सभी लोगों ने जितने भी पर्चे दाखिल किए थे नाम वापस ले लिए, ठीक है। क्या ये सही है? लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा के अनुकूल है? क्या ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है? क्या ये लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करता है? तो आप लोग सावधान रहिए। इसमें तो जनता को चुनने का मौका ही नहीं मिला, जनता के मत को लिया ही नहीं गया और थोप दिया जाएगा सूरत लोकसभा के लिए, जो कि गलत है। तो नेता चुनने की शक्ति होनी चाहिए और शक्ति बराबर होनी चाहिए, किसी भी तरह का छल कपट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको बराबर मौके मिलने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तब जाके लोकतंत्र सफल होगा। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों के ही, जिसे कहा जाता है ना, लोकतंत्र लोगों का ही शासन, लोकतंत्र में लोगों का लोगों के ऊपर ही शासन होता है। लेकिन जब फेयर चुनाव होंगे, सबको बराबर मौके मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा, ठीक है, और संस्थाएं निष्पक्ष होंगी, तभी जाके कह सकते हैं कि लोगों का लोगों के ऊपर शासन है। नहीं तो तानाशाह के द्वारा, तानाशाही के द्वारा आम जनता पर शासन है ये कह सकते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। लेकिन बात वही है, नीयत कैसी है। जो जिस पार्टियों को हम जिताते हैं, अगर उनकी नीयत खराब है तो फिर वो हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे, ठीक है। सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम तो देखते हैं जैसे चुनाव आता है, जो जिस पार्टी के समर्थक होते हैं और उसके अनुसार काम होता है, ठीक है। जो नागरिक अगर सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देता है तो उसका वोटर लिस्ट नाम कटवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, या उन लोगों को वोट देने से रोका जाता है, ऐसा होता है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिसके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सही बात है, पहले महिलाओं को और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। कुछ चंद पैसे वाले लोग, ठीक है, जिनके पास धन संपत्ति होती थी, वही लोग वोट दे सकते थे, जो कि बहुत गलत था, ठीक है। तो क्या आप चाहते हैं कि
फिर से वही सिस्टम वापस आ जाए। वोट देने का अधिकार ही न रहे सबको। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप पढ़ें और लिखें और होशियार बने, ताकि देश अच्छे से चल सके और आप खुद अपने ऊपर शासन कर सकें, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे, ये जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर जोर से ये मांग उठाई कि 1931 में यंग इंडिया साथियों याद रखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी की थी, जिसमें गांधी जी ने लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। ये महात्मा गांधी के विचार हैं, जिन्होंने यंग इंडिया में इस बात को उठाया था 1931 में। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने आज़ादी की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा वो सही कहा। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी, ये बात सही है। वोट्स फॉर वुमेन यहाँ पे दिया हुआ है। अपनी शक्ति से लोगों के ऊपर सरकारें, सही बात, जीतने के बाद निरंकुश हो जाती हैं। वो इतनी आसानी से नहीं वो पावर को शेयर करती हैं। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, यूरोप में, अब इंडिया की तो बात छोड़िए, यूरोप और अमेरिका में भी इतनी आसानी से महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। ठीक है, मताधिकार के लिए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। साथियों, यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी गई जिसमें लिखा है कि कौन सा कार्य किस सरकार होगा। जैसे हम दिया, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय कौन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे विदेशी जो संबंध हैं, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय कौन करेगा। स्थानीय सरकार करेगी कि राज्य सरकार करेगी कि राष्ट्रीय सरकार करेगी। तो जो विदेशी देशों के साथ संबंध होता है वो राष्ट्रीय सरकार करती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड का परीक्षा लेने का निर्णय। अब देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, एक अलग राज्य सरकार की बात करें तो राज्य के अंदर जो शिक्षा संबंधित काम होते हैं वो राज्य स्तर की सरकारें करती हैं। ठीक है, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय कौन सा करेगा, क्योंकि ये दो राज्यों के बीच की योजना है तो इसको भी राष्ट्रीय सरकार करेगी। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय एक गांव की सरकार करेगी। ठीक है, पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय ये क्या करेगी, ये शहरी सरकार करेगी। ठीक है, सॉरी, ये राष्ट्रीय, ये तो गलत हो गया, स्थानीय, ये स्थानीय होगा। ठीक है, ये गलत है, ये भी स्थानीय होगा। ठीक है, ये स्थानीय होगा, स्थानीय सरकार करेगी। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय ये राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे गलत, पश्चिम बंगाल का ये गलत है भाई, ये होगा राज्य वाला होगा। ठीक है, तो ये राज्य सरकार होगा, ये तो राष्ट्रीय सरकार हो गई। ठीक है, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में, ये भी हमारा डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय, हाँ, ये राष्ट्रीय सरकार करेगी। सही है। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय गांव की सरकार करेगी। ठीक है, स्थानीय, पटना बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय स्थानीय सरकार।
हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली भी देने का निर्णय, राज्य सरकार। ठीक है, 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय, ये राष्ट्रीय सरकार ये होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ना दबाया हो तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले कुछ समय पश्चात ही हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।